हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर 4 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। वर्क एंड एनर्जी हम लोगों को पता है ऑन द डेली बेसिस, हमारी जो डेली लाइफ है उसके हिसाब से हम जो वर्क एंड एनर्जी को इंटरप्रेट करते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत वर्क एंड एनर्जी के बारे में पता है। बट मैथमेटिकली और फिज़िक्स की लैंग्वेज में व्हाट अ वर्क इज़, हाउ अ वर्क इज़ डिफाइंड, हाउ एन एनर्जी इज़ डिफाइंड, एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वर्क की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम आज सब देखेंगे, जिससे हमारी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है जो हम सोचते थे कि ये ऐसे होती होंगी, बट रियलिटी हो सकता है जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें तो आपको बिल्कुल अलग नज़र आए। ठीक है, तो ये हम चैप्टर करने वाले हैं, बहुत छोटा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, और बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंटेंट्स रहने वाले हैं। तो देखो आप, मतलब ऑलमोस्ट 13 पेजेस की ये PDF है और बस इतना सा कंटेंट है, बट जो कंटेंट है काफ़ी मज़ेदार है। अब बात आती है कि अगर मैं रियल में बात करूं तो वर्क एक्चुअली है क्या। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है। In physics, the definition of work is very specific, unlike its broader use in everyday language to describe any physical or mental activity. Scientifically, work is only accomplished when an object moves as a result of force being applied to it and the movement is in the same direction as that of force. अब वो ये बोल रहा है कि फिज़िक्स में बहुत एक पर्टिकुलर मीनिंग है वर्क का, अनलाइक कि जैसे हमारा जो डेली यूज़ है उसमें हम वर्क किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ कुछ, ठीक है, मेरे को जैसे ऐसे लिखना है कोई, तो मैं सोच रहा हूँ, तो इन जनरल हम उसको भी क्या बोलते हैं कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी हम और कर रहे हैं, ठीक है, मैं बैठा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ अपना, या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बट साइंस ये बोलती है कि हम इसको वर्क नहीं बोलते। हम वर्क को वर्क तभी बोलते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तभी हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क बीइंग डन इंक्लूड अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट और अ पर्सन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इन विच केस दे आर मूविंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। However, if you apply force to a wall and it doesn't move, no work is considered to have been done in the scientific sense. तो बोला कि जैसे कुछ एग्जाम्पल लो, जैसे घोड़ा गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये इस कार्ट को खींच रहा है, तो ये वर्क कर रहा है। इस घोड़े ने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाई, तो एक जो कार्ट है ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारा घोड़ा मूव कर रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा काम हो रहा है। सिमिलरली ये हमारी ट्रेन है, ये इन बोगीज़ को खींच रही है, ठीक है, और ये बोगीज़ उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंजन मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा इंजन इन बोगीज़ पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं दीवार को बहुत ज़ोर से धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, ब्रॉडर टर्म्स में जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें अगर आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हो तो ठीक है, तो सामने जो भी आपको देखेगा ये धक्का लगाते हुए दीवार को, क्या बोलेगा, यार ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है, ये तो बड़ा काम कर रहा है इस दीवार को गिराने के लिए। लेकिन अगर आपके पास से एक फिजिसिस्ट गुजरेगा, वो क्या बोलेगा, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। रीज़न भी, फिजिसिस्ट जो मतलब हमारी फिज़िक्स है, जो हमारी साइंस है, वो ये मानती है कि वर्क तभी होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से मूव करे। अब दीवार पे आप जब धक्का लगा रहे हो, ठीक है, आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है, तो दीवार तो ऑब्वियस है कि आपसे तो हिलेगी नहीं, ठीक है, उस पर पूरा घर खड़ा हुआ है, तो आप कैसे हिला दोगे। तो फिज़िक्स साइंस ये बोलती है कि तब आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जनरल सेंस में डेली लाइफ में कोई आपको देखेगा, वो क्या बोलेगा, आप काम कर रहे हो। तो इस स्पेसिफिक वे में फिज़िक्स साइंस और जो हमारा डेली लाइफ बेसिक साइंस है वो डिफ़र कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कहने का अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को रखना चाहूँ तो ये है कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। टू कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर अ वर्क टू बी डन। अगर वर्क करना है तो हमारी दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली,
अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, डैट इज देयर शुड बी अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कोई ना कोई फोर्स लगनी चाहिए। दूसरा, द बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड दैट द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, मतलब कि बॉडी को मूव होना पड़ेगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं होगा। तो हमारी सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वर्क करने के लिए ये है कि वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए अपनी जगह से, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, पर होनी ज़रूर चाहिए। तो इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम एक चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वी कैन डिफाइन वर्क एज फॉलोज: वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे दिया किसको, वर्क को। वर्क कब होगा, जब मैं फोर्स को और उसके डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क। ठीक है, एफ है मेरा फोर्स, डब्ल्यू है मेरा वर्क, और एस से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। बेसिकली एफ जो है ना, एफ डॉट एस से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये डॉट क्या है, ये आई थिंक अभी आपको समझाना जो है वो सही नहीं रहेगा। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे आई थिंक 10th या फिर 11th में, तभी उस चीज़ को यहाँ पे लेके आना ज़रूरी होगा। बट इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एफ डॉट एस का, ये हम इस चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको चीज़ समझनी है तो आपको बस इतना समझना है कि वर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब अगर आपको पूछेगा न्यूमेरिकल्स में कि वर्क डन निकालो और वो आपको फोर्स दे देगा और डिस्टेंस दे देगा, तो आपको सिंपली उनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो बेसिकली द यूनिट इज़ जूल, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। और 1 जूल को हम अगर बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और अगर मुझे 1 जूल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो ये चीज़ें हमने पहले भी बात की है कि वर्क डन, हमने वर्क डन को कैसे माना है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसकी मैंने जूल्स मानी है। फोर्स का मेरे को पता है न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मुझे पता है मीटर होता है। तो अगर मुझे 1 जूल को डिफाइन करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, हर यूनिट के आगे क्या लगा दो, 1 लगा दो, और फिर उन सब यूनिट्स की क्या बनाऊँ, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेंस बनाऊँ। सेंस कैसे बनानी, जैसे ये केस है, अगर मुझे 1 जूल डिफाइन करना है, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास डिस्टेंस है, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, तो मैं डिफाइन कर लूँगा 1 जूल इज डिफाइंड एज द वर्क विच इज़ डन when a force of 1 Newton is applied on an object and that object moves a distance of 1 meter, moves a distance of 1 meter। तो बस आपको क्या करना है, जब भी हो किसी डेफिनेशन का 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 मीटर, कुछ भी 1 मीटर पर सेकंड, कुछ भी डिफाइन करने को बोलेगा तो आपके पास फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में आप क्या लिखोगे, हर यूनिट के आगे 1 1 लगा दोगे, और फिर आपको बस सेंस बनाने हैं। जैसे हमने 1 जूल की सेंस क्या बनाई, तो मैंने बोला कि 1 जूल ऑफ वर्क हम उसको बोलेंगे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। तो हमने क्या बोला, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन द वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है, तो वर्क, और दूसरा क्या है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या, कि आपने बोला था कि अगर आपको पता लगाना है, ठीक है, कोई मतलब कोई भी जो यूनिट है, जैसे ये वर्क है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप क्या करो, सिंपली उसके जो एंटिटीज़ हैं, जैसे इसके एंटिटीज़ क्या हैं, फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है, एंटिटीज़ क्या हैं, फोर्स और डिस्टेंस। तो फोर्स पे क्या करो, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और आपकी क्या है, ये
ये जो एस है ये क्या है, एस भी यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लेते, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होती है ये भी, ठीक है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ये एस मतलब डिस्टेंस में इन जनरल सेंस बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या कंसिडर करना है, फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है, ऑलमोस्ट 95% चीज़ें हम डिस्प्लेसमेंट ही मानते हैं डिस्टेंस के नाम पे, बट उसको इन जनरल सेंस बोलते हुए हम क्या बोल देते हैं कि वो डिस्टेंस है। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया आपने बोला था कि अगर किसी भी टाइप में अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, एक आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, तो समझ लेना आपकी फाइनल क्वांटिटी भी क्या है, वेक्टर है। तो इस हिसाब से हमारा वर्क भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है, फोर्स भी वेक्टर है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो इस हिसाब से हमारा वर्क भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, नहीं, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब इसका मतलब ये क्यों, तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि एफ डॉट एस इस कंसेप्ट को वो करता है। देखो, एक होती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है, 4 × 5 = क्या, 20, ठीक है। एक होती है कैलकुलस मल्टीप्लिकेशन, और कैलकुलस मल्टीप्लिकेशन में भी दो होती हैं, एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक क्या होती है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी दो वेक्टर्स को स्केलर से मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो होता ही है कि उसका एंड रिजल्ट स्केलर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हम किसी भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ को, सपोज करो स्केलर क्वांटिटीज़ किसको बोलेंगे, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड को, ठीक है। एक मेरा क्या है, डिस्टेंस है और इसको स्पीड है। तो अगर मुझे कभी भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, स्पीड और डिस्टेंस को, तो सिंपली जो हम नॉर्मल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ करो डिस्टेंस की वैल्यू 4 है, स्पीड की वैल्यू 5 है, तो हमारा फाइनल आंसर जो भी आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये हमेशा किस केस में यूज़ होती हैं, जब आप जिन दो प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर रहे हो, सपोज़ ए को और बी को, ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब पहली बात, अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मतलब मैं इनके बीच में डॉट लगा रहा हूँ, जब मैं दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो जो मेरा जो भी आंसर आता है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, सपोज मेरा सी आंसर आया, ये हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा, याद रखना। जिसका कोई भी मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगा। अब सेम क्वांटिटीज़ को, मतलब सेम स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो हमेशा याद रखना कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी ही देता है, ठीक है। मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्वांटिटी देगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है। अब ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ जो मेरे को आपको ये समझानी है कि इनमें कभी भी आप स्केलर नहीं यूज़ कर सकते, कि ऐसा नहीं है कि ए एक वेक्टर हो गया और बी को आप स्केलर ले लो और उनको मल्टीप्लाई करो, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा वेक्टर ही होने चाहिए जब भी आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या फिर आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो फॉर्मूला है वर्क का, वो एक्चुअली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स का, तो इसलिए हमारी जो फाइनल क्वांटिटी आती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो भी स्केलर होती है। बट अभी आप जैसे 9th क्लास में हो, तो अभी आपको जो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे, बस आपको सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो 3rd 4th क्लास से, वो करनी है। लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसे आएगा जहाँ पे आपको इसकी यूज़ पड़ेगी, ठीक है। वो कैसे पड़ेगी, वो पूरा आगे टॉपिक है,
ठीक है, वो हम आपको समझाएंगे, बट अभी के लिए आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वर्क जो है, वर्क में स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है दो वेक्टर्स के बीच में, इसलिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वेक्टर ना होके क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको आ गई समझ। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। Work requires a force to produce a motion in an object. If the displacement is zero, the work done on an object is zero. Even if the person applying the force, like pushing a stationary wall or holding heavy suitcases, becomes exhausted. This exhaustion is due to internal energy consumption, not work done on the external object. Therefore, work is only done when the force causes an object to move. तो इसका अगर मैं आपको सिंपली समरी समझाऊँ तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंसान है, वो मान लीजिए एक सूटकेस लेके खड़ा हुआ है अपने सिर पे, और वो सूटकेस बहुत भारी है। अब वो 1-2 घंटे से खड़ा है, बेचारा थक गया है। फिर एक फिजिसिस्ट उसके पास आता है, या फिर एक साइंस का बंदा उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो बोलेगा कि यार मैं 2 घंटे से बहुत हैवी काम कर रहा हूँ, मैंने अपने सर पे इस सूटकेस को रखा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो फिजिसिस्ट बोलेगा, तुमने काम तो किया ही नहीं, तो तुम थके किस चीज़ में? और अगर तुम थके हो, मतलब ऑब्वियसली बात है तुम थके ही नहीं, और जब तुम थके ही नहीं तो तुम्हें इतनी प्यास क्यों लग रही है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो फिर वो जो सूटकेस लेके खड़ा हुआ है वो बोलेगा, थप्पड़ खाएगा क्या? बोलेगा नहीं। फिजिसिस्ट बोलेगा नहीं। वो बोलता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो वर्क डन तभी होता है जब तुम कुछ डिस्प्लेसमेंट करोगे। अब तुमने अपने सर पे क्या रखा हुआ है, सूटकेस रखा हुआ है, उस सूटकेस में किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, और जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वर्क डन क्या है, 0। तो इसके मतलब तुम थके नहीं। तो फिर अब बात ये आती है कि फिर वो मतलब इन जनरल तो थक रहा है, आप भी अगर अपने सर पे सूटकेस लेके खड़े हो गए तो थकोगे तो हो ही, तो थक क्यों रहा है? तो साइंस इसका सिंपल सा आंसर ये देती है कि आपकी इंटरनल जो आपकी बॉडी है उसमें हार्ट बीट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो उसकी वो जो इंटरनल कंजप्शन ऑफ एनर्जी है उसकी वजह से आप थके हो, ठीक है। एक्सटर्नली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। तो बस ये सिंपल सी इतनी बात कहता है। अब टॉपिक आता है हमारा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। So if we lift a book from a table, we do work against the force of gravity. Please note that when a body is lifted vertically upwards, then the force required to lift the body is equal to its weight. So whenever work is done against the gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted. वो बोल रहा है कि एक बुक पड़ी है आपकी टेबल पे, और आपने इस बुक को उठाया। तो जब आपने इस बुक को उठाया तो ऑब्वियसली आपने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। आपने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि इस बुक को डिस्प्लेस करने के लिए हमने फोर्स कितनी लगाई होगी? तो इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है वो ये है कि देखो ये बुक कहाँ थी, टेबल पे पड़ी हुई थी। जब टेबल पे पड़ी हुई थी तो अर्थ इस पर क्या लगा रही थी, ग्रेविटी लगा रही थी। ग्रेविटी कितनी थी, mg, मतलब ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब यही जो वेट है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है। अगर आपको इस बुक को उठाना है तो आपको इस पे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितना इसका वेट है। वेट क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस बुक पे लगा रही है। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जब आप एक बुक को उठा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस है कि डिस्प्लेसमेंट तो आप कर रहे हो, बट दिक्कत ये आती थी कि भाई फोर्स कितना लगा। तो फोर्स, उसका सॉल्यूशन सिंपल सा बस इतना है कि अगर मेरे को इस बुक को उठाना है तो मेरे को इतनी फोर्स लगानी है जितना इस बुक का वेट है। तो इसका मतलब जब मैं किसी बुक को उठा रहा हूँ तब भी मैं क्या कर रहा हूँ, उस बुक पे वर्क कर रहा हूँ। क्यों? कि उसके वेट के अगेंस्ट मैंने उस पर क्या लगाई, फोर्स लगाई, ताकि मैं उसको उठा लूँ। और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना उसका वेट होगा। और डिस्प्लेसमेंट तो मैं कर ही रहा हूँ, वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। मुझे कितनी उठानी है, उसको 10 सेंटीमीटर उठाना है, 20 सेंटीमीटर उठाना है, 1 मीटर उठाना है, 2 मीटर उठाना है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है और यही हमारा क्या है, वर्क डन। इस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या आ जाता है, जैसे मेरे को पता है वर्क डन क्या है, F इंटू एस। अब ये F कितना है, वेट ऑफ द बुक, और वेट कितना है, mg। तो इस F की जगह अगर मैं mg लिख दूँ और S की जगह वो डिस्टेंस लिख दूँ जो मैंने उसको मूव किया है, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट टू विच बॉडी इज लिफ्टेड। जैसे कि हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग अ 5 किलोग्राम बैग टू हाइट ऑफ दिस मीटर्स। मतलब एक मुझे 5 किलोग्राम का बैग है, उसको 2 मीटर तक उठाना है, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरे को मास दे रखा है, मेरे को एच दे रखा है, जी मेरे को इन जनरल पता ही है 9.8 अपनी अर्थ के लिए, तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, मैंने 98 जूल्स का वर्क किया इस 5 किलोग्राम के बैग को उठाने के लिए 2 मीटर तक। अब हम यहाँ पे अभी तक क्या एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ये घोड़ा है, तो घोड़ा बिल्कुल ऐसे फोर्स लगा रहा है। ये ट्रेन है, इस ट्रेन में इंजन बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, वो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फिर हमने जो बुक की बात की, ठीक है, बुक पे भी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसे वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं। बट क्या हो कि ये मेरा एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे भी मैं कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब ये मेरा नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और मैं थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो तब क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे हमारा काम आएगा F डॉट एस। ठीक है, तो क्या है ये सब एक बार देख लेते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल पे आपकी फोर्स लग रही है, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है, कंप्लीट वर्टिकल फोर्स नहीं लग रही है, क्या लग रही है, एक एंगल पे फोर्स लग रही है विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो क्या बोलता है, सो फार वी हैव कंसिडर्ड ओनली दैट केस ऑफ वर्क इन विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। This, however, is not always so. Sometimes the force not applied in the direction of motion but an angle, like a child pulling a toy car with a string. In such cases, we cannot use the formula W is equal to F dot S to calculate the work done, because the distance moved is, as in such cases, is not exactly in the direction of motion. तो कहना क्या चाह रहा है, इसको सिंपल सी बात से समझो। हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे, हम सिंपल सी, अगर मैं बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर डेफिनेशन भी देखने जाऊँ तो डेफिनेशन क्या बोलती है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, सपोज इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लग रही है, तो आपका डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो आपका जो एस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये था। लेकिन जब मैंने ये माना कि मेरी जो फोर्स है वो एक थीटा पे लग रही है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या लिया कि एक लड़का है, ये लड़का इस टॉय कार को खींच रहा है एक स्ट्रिंग से, तो उसने स्ट्रिंग कैसे पकड़ी होगी, ऑब्वियसली ऐसे पकड़ी होगी। अब वो फोर्स ऐसे लगा रहा है एक एंगल के साथ, और इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, ये फोर्स लग रही है, ये थीटा लग रही है। अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगी। कार ऐसे तो है नहीं ऐसे चली जाएगी, वो तो ऐसे ही चलेगी, सड़क पे ऑन द रोड ही चलेगी। तब एफ यहाँ पे लग रहा है, एस यहाँ पे लग रहा है, इनके बीच में थीटा एंगल है। तो अब तो जो हमारी स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन थी वो तो काम आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अब क्या करें, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक मुसीबत हो गई। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ है, इसका सॉल्यूशन है इस फॉर्मूले में, जो कि हम बोलते थे कि F इज इक्वल टू F डॉट एस। अब जो हमारी कैलकुलस है वो एक चीज़ बोलती है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। वो ये बोलती है कि दो वेक्टर्स को अगर आप क्या कर रहे हो,
स्केलर उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप इसको ए डॉट बी को ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। अगर आप किसी भी दो प्रोडक्ट्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वेक्टर कैलकुलस ये बोलती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा। अब आपको जो ए और बी लेना है, ये क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। और डॉट की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, कॉस थीटा, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, साइन थीटा। तो सिमिलर केस हमारा क्या है, एफ डॉट एस में, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हमने क्या बोला, वर्क डन क्या है, एफ डॉट एस। तो हमने थोड़ा वेक्टर कैलकुलस की सिंप्लीफिकेशन का सहारा लिया और हमने बोला क्या, हम W को क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। अब मुझे F का मैग्नीट्यूड भी पता है, मुझे S का मैग्नीट्यूड भी पता है, और मुझे थीटा भी पता है, और जब मुझे थीटा पता है तो मुझे कॉस थीटा भी पता है, तो मैं उस केस में क्या निकाल पाऊँगा, वर्क डन निकाल पाऊँगा। तो यहाँ पे इसका आपका फर्स्ट डायरेक्ट यूज़ होता है एफ डॉट एस का। तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन एट एन एंगल व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब ये अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली और तरीके से समझना है तो हम कैसे समझेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। बेसिकली फॉर्मूला मतलब ये कॉस थीटा की मैथमेटिकली क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से इम्पोर्टेंस है, तो वो एक पूरा आपको डायग्राम बना के समझा रहा है। तो एक बार हम उसको देखते हैं कि वो क्या बोलता है। फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या बोलता है कि ये एक बॉक्स है जिसको हमने मूव करना है, और हम एक थीटा एंगल पे इस पर क्या लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो कि है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी फाइनल पोजीशन ये है। तो अब उसको समराइज कर रहे हैं। सपोज अ बॉडी लाइंग एट अ पॉइंट O इज बीइंग पुल्ड बाय अ मैन। नाउ दो द बॉडी इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड रीचेस पॉइंट X after covering a distance S, but the force F is being applied in the direction of string OA. मूव इसने इस डायरेक्शन में किया OX में, लेकिन फोर्स कहाँ लग रही है, OA डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। और ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहे हैं। प्लीज नोट दैट इन दिस केस ऑल द फोर्स F इज नॉट यूटिलाइज्ड इन पुलिंग द बॉडी, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F is effective force which is pulling the body along the ground. Thus, the work done in pulling the body will be equal to the product of horizontal component of the force and distance moved by the body. In the case, horizontal component of force F is F cos theta and the distance moved is S. Thus, the work done is F cos theta into S. सिंपल सा हिसाब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर कैलकुलस बता देता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आपने अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, बट ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जब भी कोई डायरेक्शन क्वांटिटी होती है, अब वो बहुत तरीके से लग सकती है। सपोज़ करो कि ये आपका ओरिजिन है किसी भी चीज़ का, 0 0 इसको बोल देते हैं। अब वो फोर्स या तो बिल्कुल कोई वो जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वो ऐसे वर्टिकली भी लग सकता है, वो डायरेक्शन कंपोनेंट ऐसे वर्टिकली भी लग सकता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में। अब मैं इनको मान लेता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। इस केस में सारी फोर्स कहाँ लग रही है, एक्स डायरेक्शन में, और इस केस में सारी डायरेक्शन कहाँ लग रही है, वाई डायरेक्शन में लग रही है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन अगर वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, तब क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। एक फोर्स जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये कहाँ लग रही है, पूरी नॉर्थ में लग रही है, तो इसका सारा इफेक्ट कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा।
एक डायरेक्शन कंपोनेंट कंप्लीट ईस्ट में लग रहा है, तो जो भी करेगा, ठीक है, उसका जो भी इफेक्ट होगा सारा कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। लेकिन हमने एक मान लिया कि एक डायरेक्शन कंपोनेंट ऐसे वर्क कर रहा है इन दोनों के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ में भी लग रहा है और ईस्ट में भी है, मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट हैं। तो अब इसका इफेक्ट कितना कैसे होगा वो कैसे पता लगाएं, मतलब कितना इसमें नॉर्थ कंपोनेंट है, कितना इसमें ईस्ट कंपोनेंट है। अब जैसे मैंने इसको ये बना दिया नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ तो अब भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा तो अब भी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इसमें नॉर्थ का कंपोनेंट भी है और किसका कंपोनेंट भी है, मतलब ईस्ट का कंपोनेंट भी है। और एक हमने ये बना दिया, ये भी क्या है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, इसमें भी नॉर्थ का कंपोनेंट है, इसमें भी ईस्ट का कंपोनेंट। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये और ये इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, 2 नाम देता हूँ। अब 1 में जितना नॉर्थ कंपोनेंट होगा उतना 2 में नॉर्थ कंपोनेंट नहीं है, जितना 1 में ईस्ट कंपोनेंट है उतना ईस्ट कंपोनेंट 2 में नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को देखकर मुझे कंक्लूजन बताना हो तो मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट वाले में नॉर्थ कंपोनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2, और सेकंड वाले में ईस्ट कंपोनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाली लाइन। बट कितना, क्या, वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन हमें वेक्टर कैलकुलस देती है। वो ये बोलती है कि आप हॉरिजॉन्टल के साथ, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करो, थीटा लगा लो। एंगल तो हम मेज़र कर ही सकते हैं। तो अगर मुझे पता करना है कि इसमें ईस्ट कंपोनेंट क्या है, सपोज करो ये फोर्स ही है, अगर मुझे इसमें पता करना है कि इस रेड लाइन में ईस्ट कंपोनेंट क्या है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एफ कोस थीटा लिख दूँगा। ये मेरा क्या होगा, ईस्ट कंपोनेंट इस लाइन में। और अगर मुझे पता करना है कि नॉर्थ कंपोनेंट कितना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मुझे पता करना है फोर्स का नॉर्थ कंपोनेंट कितना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एफ साइन थीटा कर दूँगा। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसमें नॉर्थ कंपोनेंट में कितनी, मतलब नॉर्थ का कितना फोर्स है और ईस्ट का कितना फोर्स है, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम कभी भी क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास एक डायरेक्शन वाला कोई कंपोनेंट है और वो 2 डायरेक्शंस के बीच में है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन के साथ अगर वो थीटा बना रहा है, तो अगर मुझे ईस्ट कंपोनेंट पता करना है इस रेड वाली लाइन में कितना है, तो मैं क्या करता हूँ, एफ के साथ कॉस थीटा लगा देता हूँ। और अगर मुझे उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नॉर्थ कंपोनेंट है वो पता करना है, तो मैं एफ के साथ क्या लगा देता हूँ, साइन थीटा लगा देता हूँ। ठीक है, ये बात वो है। तो इसी तरीके से जैसे हमें ये पता लगा कि क्या बोलते हैं, ये है इस वाले केस में हमें पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमें ये पता है कि डिस्टेंस हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और हमारी वर्क की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब भी आप फोर्स लगाओ तो उस फोर्स की डायरेक्शन में जितना आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही क्या कहलाएगा, वर्क डन निकालेगा। अब हमारा वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो हमारे पास हमें ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कंपोनेंट बना रहा है, तो मैं इस फोर्स का जो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दूं जो कि एफ कोस थीटा है और उसको एस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। वो ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है अगर वो कंपोनेंट में ले लूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ले लूँ जो कि एफ कोस थीटा है, और उसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ डिस्प्लेसमेंट से, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि अगर हम फोर्स को ओब्लिकली भी एक्ट करा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब वर्क जो है 3 तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क। क्योंकि हमने क्या बोला, एफ क्या है, एफ एस कॉस थीटा, वर्क क्या है, एफ एस कॉस थीटा। अब जो थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कब से कब तक, जब वो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, मतलब 90 से कम और 0 या 0 से ज़्यादा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वर्क की,
जब थीटा क्या होगा, जो हमारा थीटा होगा वो या तो 90 से ज़्यादा होगा और 180 या 180 से कम होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। समझ आ रहा है? तो इन 3 केसेस से हमें ये पता लगता है कि वर्क भी 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो हम 3 केसेस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क। पहला केस है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क वो उसको बोलता है जब हमारा जो थीटा है वो 0 या 0 से बड़ा और 90 से हमेशा छोटा है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। 90 पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉजिटिव वर्क में नहीं आता। जैसे कि फोर्स एंड मोशन आर इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और मोशन में सेम डायरेक्शन है या फिर वो ओब्लिकली एक्ट कर रहे हैं लेकिन उसका थीटा इतना हो कि वो 90 से कम है, तो आपका क्या कंडीशन बनेगी, पॉजिटिव वर्क की। जैसे आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, ठीक है। फुटबॉल में क्या होता है, ये फुटबॉल है, आपने किक किया यहाँ से और मान लो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये थीटा अभी 90 से तो कम ही है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। ज़ीरो वर्क का एग्जाम्पल क्या है, जब आपका थीटा क्या 90 डिग्री, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन। कि मान लो फोर्स ऐसे लगे और आपका मोशन ऐसे होते हैं, इनके बीच में क्या है 90 डिग्री। जैसे कि अ कूलिंग कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड वाइल वॉकिंग हॉरिजॉन्टली। कूली है, कूली अपने सर पे क्या रखा हुआ है, उसने बैग रखा हुआ है। बैग में क्या होगा, वेट होगा। वो वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है। और ये मूव कर रहा है ऐसे। तब देखो इनके बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल, मतलब इस हॉरिजॉन्टली वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और जो आपका बैग है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स लगा रहा है। तो आपका एफ और एस क्या है 90 डिग्री आपस में, तो इसका मतलब है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क बेसिकली कब होता है, जब आपका जो ये है थीटा है 180 डिग्री हो जाए या फिर वो 90 से 180 के बीच में रहे। तो फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ मूविंग कार। अब मूविंग कार, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलती है और आपका जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स होती है। फोर्स इस डायरेक्शन में चल रही है, एफ ये है, एस ये है, तो ये कितना एंगल होता है, ये पूरा 180 डिग्री। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव वर्क का। आई होप आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो सारा खेल किसका है, कॉस थीटा का। अब थीटा पे डिपेंडेंट करेगा कि कोई चीज़ पॉजिटिव वर्क में आएगी, कोई चीज़ ज़ीरो वर्क में आएगी, कोई चीज़ नेगेटिव वर्क में आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए। वो क्या बोलता है, टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. Now the work done on a moving body in a circular path is always zero. Thus the work done in the case of Earth moving around the Sun is zero, and the work done in case of satellite moving around the Earth is also zero. वो ये बोलता है कि अगर किसी भी को भी सर्कुलर मोशन करना है तो वो एक सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। सेंटर के अराउंड उस पर क्या लगती है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है, लेकिन उसकी मूवमेंट कैसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल होती है। अब मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व करती है और सैटेलाइट सर्कुलर उसमें रिवॉल्व करती है। अब सैटेलाइट अर्थ की तरफ क्या फोर्स एक्सर्ट करती है, बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है जी, फोर्स लग रहा है। लेकिन ये सैटेलाइट सपोज करो ए पोजीशन से शुरू हुई, फिर बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर डी पे गई, फिर ये वापस ए पे आ जाती है। और हमें पता है ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एस क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और एक सर्कुलर पाथ के लिए अगर वो ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पे आ जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो। तो जब आपका एस ज़ीरो तो आपका वर्क भी क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कोई भी सर्कुलर बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, वो क्या वर्क करती है, ज़ीरो वर्क करती है। तो इसका मतलब है हमारे जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं हमारे अर्थ के अराउंड, वो भी ज़ीरो वर्क कर रही हैं। हम सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ, तो अर्थ भी क्या है, ज़ीरो वर्क कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है और ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है और जनरली यही पूछते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्या रखनी है, याद रखनी है।
तो हमने वर्क के बारे में सब कुछ समझ लिया। हमने क्या कर लिया, वर्क के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब समझते हैं एनर्जी को। नॉर्मली डेली लाइफ तो अपने को पता है कि एनर्जी क्या, कैसे, क्यों है, बट फिज़िक्स क्या बोलती है, ठीक है, और इसकी कितने कितने तरह के टाइप्स हैं वो हम आज समझेंगे। तो एनर्जी क्या बोलती है? इफ़ अ पर्सन कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क वी से दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। इन फिजिक्स ऑल्सो एनीथिंग विच इज़ एबल टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। देखो, आपको बुखार है, ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि जाके क्या है, खेत में कसी चला लो या फिर खेत में काम कर लो जाके, या फिर मैं आपको बोल दूं कि आपको बुखार है और मैं आपको बोल दूं कि भाई तू एक 100 मीटर की, सिर्फ 100 मीटर की स्प्रिंट मार दे जाके, या फिर तू 400 मीटर का एक रिले, वो एक 400 मीटर की रेस लगा लो जाके। पॉसिबल होगा आपके पास, आपके लिए वो चीज़ करना, मतलब खेत में जाके कसी चलाना या खेत में किसी और तरह का फिजिकल काम करना या फिर स्प्रिंट लगाना, 400 मीटर की रेस लगाना, वो आपके लिए पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ कि आप वर्क करो, आप क्या करो, वर्क करो। और आपको बुखार है, फीवर में क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, डाउन है। हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डाउन है। एक बात बताओ, जब मेरी एनर्जी डाउन है तो मेरा वर्क भी क्या है, लो है। मेरा वर्क भी क्या है, लो है। लेकिन 2 दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपकी एनर्जी क्या होगी, अप। या फिर मैं बोल दूं कि एनर्जी आपकी क्या होगी, फुल। अब मैं आपको जाके बोल दूं कि अब आप खेत में जाके कसी चलाओ, तो आप वर्क क्या कर दोगे, डन कर दोगे। आप खेत में कसी भी चला लोगे, आप 100 मीटर की स्प्रिंट भी मार दोगे, आप रेस भी मार दोगे। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी और वर्क क्या है, रिलेटेड है आपस में। अगर एनर्जी ज़्यादा तो आप वर्क भी ज़्यादा कर पाओगे, और आपकी अगर एनर्जी कम तो आप वर्क भी कम कर पाओगे। तो यही बोल रहा है कि इन दोनों में आपस में क्या है, रिलेशन है। तो अगर हम उस रिलेशन को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू मूव इट। मतलब वो क्या बोल रहा है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कि आप कितना काम कर सकते हो वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब वो एनर्जी पे इसलिए डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आप फोर्स लगा पाओगे, और अगर फोर्स लगेगी तो उसमें मूवमेंट होगा। अगर फोर्स के साथ मूवमेंट हो रही है तो आपका वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। Also we can say that the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. It should be noted that whenever work is done, energy is consumed. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, एनर्जी आपके पास 100 जूल की है तो आप काम भी कितना कर सकते हो, 100 जूल्स का कर सकते हो। एनर्जी आपके पास 90 जूल की है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 100 जूल का काम कर सकते हो। 90 जूल का मतलब ये है कि आपका काम भी 90 जूल का होगा। 70 जूल की एनर्जी का मतलब ये है कि आपका काम भी 70 जूल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। मतलब ये आपस में क्या है, इंटरचेंजेबल है। एनर्जी लगा के आप वर्क कर सकते हो और वर्क लगा के आप किसी चीज़ में एनर्जी डाल सकते हो, सिंपल सी बात है। दूसरी जो चीज़ मैंने बोली कि आप वर्क डाल के किसी में एनर्जी लगा सकते हो, वो आगे आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में सीखने को मिलेगा कि क्या, कैसे, क्यों, ये चीज़ कैसे हो। क्योंकि एनर्जी से हमें पता है वर्क हो सकता है, लेकिन वर्क से एनर्जी भी आ सकती है, ये कैसे होगा, ये हम आगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। अब यूनिट क्या है, जूल है, सेम एज वर्क, क्योंकि हमने क्या बोला, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, तो इनकी यूनिट भी क्या होंगी, जूल्स ही होंगी। लार्जर यूनिट मतलब एनर्जी को बेसिकली हम बहुत लार्ज यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए किलो जूल्स का यूज़ किया जाता है। किलो जूल्स का मतलब कितना हो गया, 1000 जूल्स। और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अब अलग अलग तरह की हमारे पास क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, ये हम पढ़ रखे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल, ये हम सारे पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनको तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है।
बट अभी के लिए मैं अगर आपको समझा दूँ तो ये है, काइनेटिक एनर्जी एक इंसान के पास या एक ऑब्जेक्ट के पास तब होती है जब वो मूव कर रहा होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के पास तब होती है जब वो या तो किसी हाइट पे रखा हो या फिर उसकी जो शेप है वो चेंज हो रखी हो, तब वो क्या पोजेस करता है, पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड एंड फ्यूल्स, एक पेट्रोल है, पेट्रोल को आप जला दो तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है, फ्लेम्स निकलती है, वो हीट क्या है, एनर्जी है। हीट एनर्जी हमें पता है टेम्परेचर की वजह से होती है। लाइट एनर्जी हमें पता है, जो हमें मतलब जो सन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, लाइट एनर्जी। साउंड के पास अपनी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो तो हम देख ही रहे हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो भी क्या है, एक एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो एटम्स पोजेस करते हैं आपस में। तो ये हमारी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी। अब इनमें से हम कुछ एनर्जीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो डिटेलिंग क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बता ही दिया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के पास मोशन होगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैन डू वर्क इन पुशिंग बैक द स्टम्प्स, मूविंग वाटर टू डू द वर्क इन टर्निंग और टर्बाइन फॉर ये जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, and moving wind can do work in turning the blades of windmill. Thus, a moving body is capable of doing work and hence possesses energy. अब आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, डैम्स देखे होंगे, डैम्स में क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। पानी के प्रेशर की वजह से, मतलब पानी के जो मोशन होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, टरबाइन घुमाते हैं। अब उस टरबाइन पे हम क्या लगा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बेसिकली एक तरह का, ठीक है। फोर्स मतलब पानी आया है, एक हाइट से पानी आ रहा है तो टरबाइन पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। प्रेशर से क्या होता है, टरबाइन मूव करता है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपकी क्या होता है, वर्क डन होता है। अब उस वर्क डन से हम क्या करते हैं, उस टरबाइन, हमें पता है टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से हमारी क्या होती है, एनर्जी जनरेट हो रही है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी मोशन से, किसी बॉडी के मोशन से हमने क्या किया, एनर्जी जनरेट की। क्रिकेट बॉल है, जब आप क्रिकेट बॉल को फेंकते हो, ठीक है, वो क्या होती है, मोशन में होती है, और उस मोशन की वजह से जब भी वो विकेट्स पे टकराती है तो विकेट्स को बिखेर देती है। तो इसका मतलब है कि उस पर फोर्स लगी है, फोर्स से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ विकेट्स में, और उससे वर्क डन हुआ, वर्क डन से वो क्या है, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी है कि वो नीचे गिर गई। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी अपने अंदर एक एबिलिटी पोजेस करती है कि वो वर्क डन कर सके, और जब वर्क डन कर सके तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी पोजेस कर रहा है। तो वही बोलता है कि द सम मूविंग बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एंड हेंस पोजेसेस एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई बॉडी अपने मोशन की वजह से कुछ एनर्जी पोजेस करेगी तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो एक रनिंग एथलीट हो, एक फॉलिंग स्टोन हो, एक मूविंग पहाड़ हो, इन सब के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई एक फलानी चीज़ है और उसका आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाओ, वो मूव कर रही है, तो आप कैसे निकालोगे, आपको क्या क्या उसके लिए एंटिटीज़, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, वो अब हम देखते हैं। The kinetic energy of a moving body is defined as the amount of work done it can perform before coming to rest. Scenario: a body of mass m moves with initial velocity v. It enters a medium like air that exerts an opposing force f. Result: the body undergoes constant retardation या फिर negative acceleration and comes to stop after traveling a distance. As the body moves against the opposing force f over distances, the work done is क्या हो गया, f into s। वो क्या बोलता है कि एज्यूम करो कि एक मास है m, वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी v से, लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम में आता है, सपोज करो पानी या फिर एयर वाले मीडियम में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स लगेगी। एयर है वो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वाटर है तो वो वाटर मीडियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करेगा। तो कुछ देर बाद आपकी बॉडी क्या है, वो रुक जाएगी क्योंकि आपके अंदर रिटार्डेशन हो गई। तो और फाइनली आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी। लेकिन
उस बॉडी ने उस फोर्स के खिलाफ जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किया, और मतलब एकदम स्टॉप होने से पहले, उस वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, F इंटू एस। सिंस द बॉडी कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कंज्यूम टू डू दिस वर्क। क्योंकि वो बॉडी कंप्लीटली स्टॉप पे आ गई, तो मतलब आपने उस मतलब मीडियम ने, एयर है या फिर वाटर है, उसने कितना काम किया होगा, जितनी उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी ताकि वो उसको रेस्ट पे लेके आ सके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, F इंटू एस। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखें तो मेरा क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2s। वी स्क्वेयर मेरा क्या है, 0 है। वी स्क्वेयर में मुझे पता है क्या वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, क्योंकि हमने क्या किया, रिटार्डेशन। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गया, 2s आ गया। अब न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मेरा f क्या होता है, m इंटू ए, या फिर मैं a को क्या डिफाइन कर सकता हूँ, f बाई एम। अब इस a को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, वी स्क्वेयर इज इक्वल 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस। थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। और f और s को हमने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी बोला था, तो आंसर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो बेसिकली मैंने बोला क्या, ये एक बॉडी है जिसका मास m है और ये u वेलोसिटी से चल रही है। सपोज करो ये पहले वैक्यूम में थी, अभी एयर में आ गई। वैक्यूम में थी तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी, लेकिन जैसे ही ये एयर में आई, सपोज करो इस पॉइंट पे आके ये एयर में आ गई, अब क्या होगा, इस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इस पे क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, एक तरह की फोर्स है। लेकिन एकदम तो स्टॉप पे नहीं हो जाएगी, वो धीरे धीरे करके स्टॉप पे आएगी, क्योंकि उस पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम के बाद आके 0 हो जाएगी, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। और इस पर एक्सेलरेशन, क्योंकि रिटार्डेशन लग रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस ऑफ ए। हम माइनस का साइन यूज़ कर देंगे। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। अब v तो 0 है, a मेरा क्या है, माइनस ए है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि यू स्क्वेयर क्या है, 2as। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। अब सेकंड लॉ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता है कि F क्या होता है, m इंटू ए, या फिर अगर मैं a को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, F बाई। अब इस a को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस। या फिर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वेयर। और हमने बोला कि f इंटू एस क्या होता है, मेरा वर्क होता है। और यही वर्क किसको करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस को कवर कर, मतलब एयर रेजिस्टेंस को वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दे। तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब एक बॉडी है और उसका मुझे मास दिया हुआ है और उसकी मुझे वेलोसिटी दी हुई है, तो मैं सिंपली उसकी काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकता हूँ। कैसे, हाफ एम यू स्क्वायर से, जहाँ पे एम क्या हो गया, मेरा मास हो गया, और यू क्या हो गया, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला। अब आती है बात की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ना, मतलब 2-3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को कैसे समझे। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड हैज़ नो एनर्जी एंड कैन नॉट डू वर्क, लिफ्टिंग इट टू अ रूफ रिक्वायर्स वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी विच स्टोर्स हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइयर पोजीशन। दिस स्टोर्ड एनर्जी अलाउज द ब्रिक टू डू वर्क इफ इट फॉल्स। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको थोड़ी चीज़ें समझ आएंगी। मान लीजिए ये आप हो और ये आपका क्या है, पैर है। एक ब्रिक पड़ी हुई है, मतलब एक ईंट पड़ी हुई है। इस ईंट को मैंने क्या किया, मतलब ये आपका पैर है ना, बस यहाँ तक उठाया हवा में, ठीक है, मैं उठाया यहाँ तक सिर्फ आपकी हवा में, मतलब आपके पैर में और इस ईंट में सिर्फ 2 सेंटीमीटर का फ़र्क है।
और उसको फिर छोड़ दिया, तो कहाँ आपके पैर के ऊपर गिरेगी, तो आपको चोट लगेगी। मतलब उस चोट में आपने बोला आउच, और बड़ा मामूली सा आउच बोला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है पहला केस, जब मैंने 2 सेंटीमीटर से उसको गिराया। दूसरे केस में मैं उसको थोड़ा सा और हाइट से गिराता हूँ। ये हाइट मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है। अब आप क्या बोलोगे, आउच, आपको और दर्द होगा, ऑब्वियस ही है। तो ये केस है जब मैंने 30 सेंटीमीटर से गिरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 मीटर से गिरा देता हूँ यहाँ से आपके पैर पे। जब मैंने इसको 2 मीटर से गिराया तो आपके ऊपर गिरा, आप आउच नहीं बोलोगे, आप ए मोरी मैया ये हो गए हो, वो हो गए हो, पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे। आपको सारा ख़ानदान याद आ जाएगा, आपको सारे भगवान याद आ जाएंगे, सब कुछ याद आ जाएंगे, आपका खून भी निकलेगा। 2 मीटर से कोई चीज़ आपके ऊपर गिरेगी, वो भी इतनी भारी, ईंट बहुत भारी होती है, जब आपके पैर पे गिरेगी तो हो सकता है आपका पैर भी फ्रैक्चर हो जाए। तो आपका बहुत कुछ होगा, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता। सपोज़ आपने ये सब बोला फलाना ढिमकाना। ये थर्ड केस है जब मैंने 2 मीटर से गिरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 20 मीटर से आपके ऊपर गिरता हूँ, तो आपका फ्रैक्चर तो होना लाजमी है। आपकी हड्डियों के 100 टुकड़े हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब तब तो आप पता नहीं कितनी इधर उधर की गालियाँ सब कुछ दोगे। ये आपका फोर्थ केस है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या 20 मीटर से इसको फेंका। अब इस सिंपल आउच में और इस लास्ट केस में जिसमें आपने भर भर के गालियाँ दी, आपको सारे भगवान याद आ गए, सब कुछ, मतलब आपको पूरा दर्द हुआ, आपका फ्रैक्चर हुआ, आपका सब कुछ टूट गया पैर पे, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब ऐसा क्या हो गया, हम तो सेम ही ईंट गिर रहे हैं, ठीक है, और उस ईंट का वेट भी हर केस में सेम ही है। तो अब डिफरेंस कहाँ आया मुझे लास्ट में? मतलब जब मैंने 20 मीटर से गिरी उसमें मेरे को चोट ज़्यादा क्यों लगी एज़ कम्पेयर टू जब मैंने उसको सिर्फ 2 सेंटीमीटर से गिरा? डिफरेंस आता है हाइट का। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके अंदर उतनी ही एनर्जी आ जाएगी, और वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख भी चुके हैं, जो कि वेरीफाइड है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएगा वो उतनी एनर्जी गेन करता चला जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर की हाइट पे सपोज करो इसके पास 10 जूल्स की एनर्जी थी, तो ये मैक्स वर्क आपके पैर पे 10 जूल्स का कर सकता था। लेकिन 20 मीटर हाइट्स पे इसकी एनर्जी क्या होगी, 4000 जूल्स हो गई। अब वो आपके ऊपर 4000 जूल्स का वर्क कर सकती हैं, तो ऑब्वियस है आपके ऊपर चोट लगना लाजमी है। तो यही चीज़ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। Lifting it a roof requires work against gravity, which stores as a potential energy due to its higher position. This stored energy allows the brick to do work it falls. Potential energy is the energy body possesses due to its position or change in the shape. पोजीशन वाला हमने देख लिया है, चेंज इन शेप वाला हम थोड़ा आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, तब करेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली समझाने लग जाऊंगा तो शायद चीज़ें समझना है, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या हैं? तो टाइप्स यही हैं, एक पोजीशन की वजह से, एक चेंज इन शेप की वजह से। तो पहला बोलता है कि पहला टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किस वजह से होती है, एनर्जी ड्यू टू इट्स हायर पोजीशन। मतलब जितनी ज़्यादा पोजीशन लेते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि आप वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो। ये बुक पड़ी है, अब आप इसको जितना ऊंचा लेके जाओगे आपको उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जा रहे हो उतना वर्क आपको करना पड़ रहा है, और उतना ही वर्क किस वे में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और ये फोर्स जो रिक्वायर होती है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी वेट के बराबर होती है। और वेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की वजह से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई पोजीशन वाली। अब एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप, एग्जाम्पल अ स्ट्रेच रबर बैंड और अ कंप्रेसिंग स्प्रिंग। दूसरी कौन सी है, हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये बोलता है कि ये एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए पोजेस करता है अगर उसकी शेप में चेंज हो रखा है। जैसे कि एक स्ट्रेच रबर, एक ये सिंपल रबर है, इसको आप स्ट्रेच कर दो इतना, और यहाँ पे किसी का हाथ रख दो,
और उस पे इस रबड़ को फेंक मारो, मतलब यहाँ से इसको वो कर दो, फिक्स कर लो, और यहाँ से अपने हाथ से रिलीज़ कर दो, तो ये आके इस हाथ पे लगेगी और उसको बहुत गंदा दर्द हुआ। तो ये गंदा दर्द क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने उसकी ओरिजिनल स्टेट से उसकी शेप चेंज कर दी। शेप कैसे चेंज की? उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसमें क्या जनरेट हुआ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको उसको स्ट्रेच करने में कुछ काम लगा होगा। अब वो काम किस में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही आपने उसको रिलीज़ किया तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। अब उस ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए उसने जो एनर्जी गेन की थी वो रिलीज़ भी करनी पड़ेगी। तो रिलीज़ कैसे होती है? आपके हाथ पे लग के, और जब आपके हाथ पे लगते हैं इतनी सारी एनर्जी तो आपको क्या होता है? दर्द होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमारी गुलेल होती है, ठीक है, ये वाली, इस पे एक क्या होती है? रबड़ रखी होती है। अब इस रबड़ को आप एक बार 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो पीछे, एक बार 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो, एक बार 20 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो, एक बार 40 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करो। तो 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पे सपोज़ करो जो आपका पत्थर है जो आप फेंकना चाह रहे हो, सपोज़ करो 1 मीटर तक गिरता है, तो 20 में वो 20 मीटर तक 2 मीटर तक गिरेगा, 20 में फिर वो कितना और गिरेगा? वो 4 मीटर तक गिरेगा, और 40 में कितना गिरेगा? 8 मीटर गिरेगा। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? पत्थर भी उतना ही है, पत्थर का तो वेट उतना ही है। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उस रबड़ में स्टोर हो रही है जब हम उसको जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। When we do work in stretching the rubber strings of a catapult, इसको क्या बोलते हैं? कैटापुल्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? गुलेल। Then the work done by us gets stored in the stretched rubber strings in the form of elastic potential energy. The stretched strings of a catapult possess potential energy due to change in their shape because they become long and thin. This energy of stretched rings of the catapult can be used to throw away a piece of stone with a high speed. We can now say that the energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. Actually, the energy of body due to its position of the ground is called gravitational potential energy, and the energy of the body due to change in its shape and size is called elastic potential energy. Elastic potential energy is associated with the state of compression or extension of an object. For example, the energy possessed by a compressed spring or an extended spring is the elastic potential energy. The gravitational potential energy as well as elastic potential energy are commonly known as just potential energy. मतलब ये दोनों क्या है? दो तरह की एक तो ग्रेविटेशनल होगी। ग्रेविटेशनल किस वजह से होती है? अपनी पोजीशन की वजह से, वो हाइट पे रखी है या लो हाइट पे रखी है, कैसे रखी है। दूसरी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अपनी शेप एंड साइज़ की वजह से होती है, कि किसी चीज़ को आपने स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, ठीक है। जैसे उसने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो या फिर उसको क्या कर दो, उसको ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, एक्सटेंड कर दो, तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? हमने काइनेटिक एनर्जी का तो देख लिया, लेकिन अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट वी कैलकुलेट द वर्क डन टू लिफ्ट इट दैट पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी. Suppose an object of mass m is raised to a height h from the ground. A minimum force equal to the weight of the force is required to lift it. तो बोला है कि फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो बोलता है कि सपोज़ करो मैं एक मास m लेता हूँ, उसको हाइट h तक क्या करता हूँ? रेज कर देता हूँ। तो मुझे एक मिनिमम फोर्स लगानी पड़ी होगी उसको रेज करने के लिए, और वो किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें फोर्स डिफाइन कर दिया, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स वेट, जो कि मैंने बोल दिया F इज इक्वल टू mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसके h, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेरा वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू mgh। सिंस द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज द एनर्जी, दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने बोला कि वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क डन है, तो वर्क डन हमने निकाल लिया, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको हाइट पे लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप उसको हाइट में लेके जाने के लिए वर्क डन कर रहे हो उतनी ही उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी।
Note: a body can have both potential energy as well as kinetic energy at the same time. Thus, the sum of potential energy and kinetic energies of a body is called its mechanical energy. A flying bird, a flying aeroplane, a man climbing a hill all have kinetic energy as well as potential energy. A stationary stone lying at the top of a hill has only potential energy. When this stone starts rolling downwards, it has both kinetic energy and potential energy. And when the stone reaches the bottom of the hill, it has only kinetic energy. We will now derive a formula for calculating the gravitational potential energy of a body. सॉरी, ये तो नहीं है, ये अपने को ये मतलब लास्ट में ट्रिम करनी रहेगी ये लाइट। तो वो नोट में एक्चुअली बोल क्या रहा है, वो नोट में बात कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। वो ये बोलता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्ट के पास एक टाइम पे बस एक तरह की एनर्जी होगी, कि या तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। नहीं, हम क्या करते हैं, एक पहाड़ लेते हैं, एक पहाड़ के ऊपर स्टोन रखा है और इस पहाड़ की हाइट क्या है? h है ग्राउंड से। तो इसका मतलब है इसके पास क्या होगा? mgh की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर ये स्टोन लुढ़कना शुरू कर दे इस पहाड़ से, तो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मैं इनको क्या नाम देते हैं? ABCD, सॉरी ऊपर भी है ना, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, इसको C और D। जब वो A पे है तब उसके पास बस पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन वो जब B पे आया तो B पे उसने क्या किया? रोल करना शुरू कर दिया। तो उसके पास जब रोल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो मूव कर रहा है, मूव करे तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हाइट तो उसके पास अभी भी है, जिसको मैं h भी बोल देता हूँ। तो उसका मतलब उसके पास क्या है? mgh भी हाइट भी है। C पे भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रोल भी कर रहा है, उसके पास हाइट भी है, जिसको मैं mghc नाम देता हूँ। लेकिन जैसे वो सबसे नीचे आ जाता है पहाड़ पे, D पे, तो D पे अब उस पर क्या बची है? बस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाइट तो ज़ीरो हो गई। तो हाइट ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मैं ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूँ और डी पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही सारी कन्वर्ट किस में हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। और ये हम कैसे बोलते हैं? ये हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि जब वो ए पे रखा हुआ था तो उस पर सारी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो कम्प्लीटली ख़त्म होगी तो कम्प्लीटली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों को क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल्स थी तो यहाँ पे आके 90 जूल्स हो जाएगी, नहीं। दोनों जगह पे सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब बात आती है भाई पावर की, कि पावर क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है पावर की कि पावर क्या होता है। तो पावर को हम कैसे समझें? अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो इसको आप ऐसे समझो कि आप दो भाई हो, ए और बी, या फिर आप दो बहनें हो, या फिर आप एक भाई हो एक बहन हो, और आप दोनों को आपके फादर ने क्या किया है? एक ज़मीन दी है खेत में। ठीक है, सपोज़ करो ये भी एक एकड़ ज़मीन है, ये भी 1 एकड़ ज़मीन है, और आप सबको बोल रहा है कि इसमें जाके आप क्या करो? कसी चलाओ। तो ए भी कसी चलाएगा, बी भी कसी चलाएगा। तो सपोज़ करते हैं कि ए ने इस पूरे खेत में 1 दिन के अंदर कसी चला दी,
मतलब यहाँ से शुरू हुआ था और इसको कवर करता करता ऐसे 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 कसी चलाता हुआ ये पूरे एक दिन में यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन जो बी है, बी ने यही कसी सेम साइज़ के खेत में चलाने के लिए उसको कितना लगा, 2 दिन लगे। तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। अब काम तो दोनों सेम करेंगे, सेम का खेत है, सेम कसी है दोनों के पास, ठीक है, और सेम ही सॉइल है उनके पास कि जिस पे वो कसी चलाएंगे, सब कुछ सेम है। बट डिफरेंस कहाँ रहा है, एक को 1 दिन लग रहा है, एक को 2 दिन लग रहा है। यही इसी को ही क्या बोलते हैं, पावर। ए की पावर ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ए ने सेम काम को 1 दिन में कर लिया, लेकिन बी ने सेम काम को करने के लिए 2 दिन लिए। तो ये जो एबिलिटी है एनर्जी कंजप्शन की, कि कौन कितना जल्दी कर सकता है किसी काम को, वो उसकी पावर कहलाती है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज एन ओल्ड मैन टेक्स 10 minutes to do a particular work, whereas a young man takes only 5 minutes to do the same work. It is obvious that the rate of doing work of the young man is more than that of the old man. The rate of doing work is known as power, so we can say that the power of young man is more than that of old man. Thus, power is defined as the rate of doing work. We can obtain power by dividing the work done by the time taken for doing the work. तो ये बोलता है कि पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप काम को किस रेट से कर रहे हो, 1 दिन में करोगे, 2 दिन में करोगे, 3 दिन में करोगे, वही आपका क्या होती है, पावर। और अगर आपको पावर को मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो आप ये लगा लो, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन है वो, और उसको कितने टाइम में करोगे उसको अगर आप डिवाइड कर दो तो वहाँ से आप क्या कर दोगे, पावर हासिल कर लोगे। सबको सपोज करो कि इस 1 एकड़ को 1 एकड़ में कसी चलाने के लिए आपको 1000 जूल्स की एनर्जी चाहिए। ए उसको 10 सेकंड्स में चला देता है और बी उसको क्या चला देता है, 20 सेकंड में। ये आपकी पी ए हो गई, ये आपकी पी बी हो गई। तो आपका आंसर क्या आएगा, पी ए क्या हो गया 100, पी बी क्या हो गया 50। तो पावर किसकी ज़्यादा आई, ए की। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों ने पी ए पी बी ने सेम किया, लेकिन टाइम कितना दिया, एक ने 10 सेकंड लिए, एक ने 20 सेकंड लिए। तो जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसकी पावर कम, जिसने कम टाइम लिया उसकी पावर ज़्यादा। तो हम पावर को ऐसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट हमने इसको दिया वॉट। जनरली तो होना क्या चाहिए, जूल्स पर सेकेंड। लेकिन पावर का जो मतलब डिस्कवरी है या फिर फॉर्मुलेशन है जिसने दिया था, हमने उनको ऑनर करने के लिए उनका जो सरनेम है वो यूज़ कर लिया, वॉट। ठीक है। तो अगर मेरे को 1 वॉट को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूँगा, अब फिर वही बात कि पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क ये पावर 1 वॉट, और वर्क डन क्या है 1 जूल, और टी क्या है 1 सेकेंड। सबको क्या करो 1 1 करो। अब इसका सेंस बनाओ, तो हम 1 वॉट की पावर उसको बोलेंगे जब 1 जूल वर्क करने के लिए हमें 1 सेकेंड लगेगा। तो बस आपको इस तरीके से डिफाइन करना है किसी भी 1 यूनिट को। ठीक है। तो 1 वॉट क्या है, द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। वही आपकी क्या होगी, 1 वॉट होगी। Watt is a small unit of power. Sometimes bigger units of power called kilowatt and megawatt are used. अगर 1 किलोवाट की बात करो तो 1000 वॉट होता है। Yet another unit of power is called horse power, which is equal to 746 watts. ठीक है। अब आपने इन जनरल देखा होगा कि जब भी गाड़ियों की बात होती है, मेनली गाड़ी हो गई या फिर कोई बड़े व्हीकल हो गए, तो उनमें ना एक टर्म यूज़ होती है कि भाई कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है, कितना हॉर्स पावर का इंजन है ना। तो हॉर्स पावर क्या है, एक्चुअली ये हॉर्स को डेडिकेट की गई है। तो एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक वो वॉट थे या फिर कोई और थे, तो उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी कि एक हॉर्स के अंदर कितनी पावर होती है। तो उन्होंने कुछ तो किया था कि एक घोड़ा लेके उसके पीछे कुछ वज़न रख दिया था, और उस वज़न को उस हॉर्स से घसीटवाया था। तो वहाँ से उनको वर्क डन मिल गया, उनको टाइम मिल गया कि इस हॉर्स ने इस वज़न को यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना टाइम लिया है। तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया था तो आंसर आया था कि एक घोड़े की पावर जो होती है वो 746 वॉट्स होती है, और इस 746 को क्या बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है। तो सम
थिंग ये काइंड ऑफ इसकी कहानी है कि हॉर्स पावर की कहाँ से आई। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्वेश्चन में 1 मार्क में कई बार पूछ लेता है, या फिर वो क्या करता है, न्यूमेरिकल सारा सॉल्व करवा लिया, वॉट में हमारा आंसर आ गया, फिर वो बोलता है कि इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करो। तो आपको ये याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ठीक है, ये बल्कि ऐसा ज़रूरी नहीं है मतलब कि हर हॉर्स की 746 ही होती है, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया जिस हॉर्स पे किया, तो इन जनरल उन्होंने पाया कि भाई 746 वोट होती है, तो तब से ऐसा मानते हैं कि मतलब जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उनको हॉर्स पावर में इसलिए डोनेट किया जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब एक जनरल आइडिया है ये। ठीक है, अब बात आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब आपके घरों में क्या आ रही है, बिजली आ रही है, तो वो आप जिस रेट से कंज्यूम करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट और विच इज़ रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म एज किलोवाट kVh. इट इज़ द यूनिट यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स टू कैलकुलेट बिल्स, कॉमनली कॉल्ड एज यूनिट। तो ये बोल रहा है कि कंजप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 किलोवाट आवर, और यही कितना होता है, 1 यूनिट। हम बोलते हैं ना कि हमारा 600 यूनिट बिल आया है, हमारा 700 यूनिट बिल आया है, तो वो एक यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज़ करो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है कि एक आवर में आपने 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर लिया। ये मतलब किसका होता है, 1 किलोवाट का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो अगर मैं 1 किलोवाट को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले तो किलो को मैं क्या लिख लूँगा, 1000 में लिख लूँगा, आर को मैं किस में लिख लूँगा, 30-100 सेकेंड्स में लिख लूँगा। और मुझे पता है वोट कितना होता है, जूल्स बाय सेकेंड, और इधर ये वाला सेकेंड 100 ऐड हो जाएगा तो सेकेंड से सेकेंड गया। तो इसका मतलब है 1 किलोवाट क्या है, एक एनर्जी की यूनिट है जिसकी जो वैल्यू आती है वो 3.6 × 10⁶ जूल्स आती है। और 1 किलोवाट इतनी एनर्जी होती है जिसका मतलब ये है कि हम इतनी एनर्जी को यूज़ करते हैं 1 आवर में। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दोबारा से अगर मैं ब्रीफ करूँ तो बहुत वो हो गई कि बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बोलता है कि अगर मैं 1 किलोवाट को एक आवर में यूज़ कर लूँ तो वो मेरा कितना बनेगा, 1 किलोवाट आवर, कि मैंने 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम कर ली। और इस 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। अब इस 1 किलोवाट आवर को अगर मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख लूँगा, 1000 वाट इंटू 1 आवर। अब वाट क्या होता है, जूल्स बाय सेकेंड, और 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड गया तो आंसर क्या आता है, 3.6 × 10⁶ जूल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर की जो है वो एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं 3.6 × 10⁶ जूल्स कंज्यूम कर रहा हूँ 1 घंटे में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब बात आती है हमारे टॉपिक की, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था मैकेनिकल एनर्जी का, जो कि बोलती है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर जब वो पत्थर रखा था तो उस पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जैसे ही वो रोल डाउन हो गया और पहाड़ के बिल्कुल नीचे आ गया तो उसमें क्या हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया टोटल। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। Energy exists in many different forms. One form of energy can be changed into another form. The change of one form of energy into another form is called transformation of energy. We will now take some examples to show how the transformation of energy takes place. Suppose the spoon is lying on the roof of house. मतलब ये वही एग्जाम्पल है सारा जो हमने स्टोन वाली बात की थी कि पहाड़ के ऊपर रखा था, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही रोल करना शुरू किया तो अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। और जैसे ही वो पहाड़ के बिल्कुल बेस पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स
The potential energy of a stone gradually gets transformed into kinetic energy, and by the time stone reaches the ground, its potential energy becomes zero, and entire energy will be in the form of kinetic energy. From this, we conclude that when a body is released from a height, then the potential energy of body is gradually transformed into kinetic energy. कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल मोटर, अब वो मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, उस मोटर की शाफ्ट रोटेट होती है, और जब शाफ्ट रोटेट हो रही है तो मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी बन रही है। इलेक्ट्रिकल आयरन है, प्रेस जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम करंट देते हैं। करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर उस करंट से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल इनटू हीट का। जो पहले इलेक्ट्रिकल बल्ब आते थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। सोलर सेल, जो सोलर सेटअप्स हम घर पे लगवाते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। सेल या बैटरी है, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वो हैं, मतलब ये है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हर फॉर्म में होता रहता है। ठीक है, अगर हमें ये लग रहा है कि मैंने तो एक सेल को पूरा यूज़ कर लिया, अब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, केमिकल एनर्जी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो ऐसा नहीं है। इन वन फॉर्म और अदर इट ऑलवेज एग्जिस्ट। कुछ उसमें से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो हमारे लिए देख पाना या फिर उसको टच कर पाना जो है वो मुश्किल है, बट वो एनर्जी अभी भी है। हमारे यूनिवर्स की एनर्जी कभी भी डिक्रीज इंक्रीज नहीं होती, जितनी एनर्जी है उतनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जैसे कि एक फ्री फॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्या है कि बॉल है और एक हाइट पे रखी है जिसको हम ए मान लेते हैं, तो अभी इसका पोटेंशियल क्या है, 20 जूल्स। क्योंकि ये मूव नहीं कर रही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, 20 + 0 × 20 जूल्स। अब ये फ्री फॉल होना शुरू हुई, फ्री फॉल होना शुरू हुई तो ये बी पे पहुंची। अब बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल्स है। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई। हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी मोशन में आ गई तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 5 जूल्स। तो अगर मैं इनका टोटल करूँगा तो दोबारा मुझे क्या मिलेगा, 20 जूल्स। इसी तरीके से सी पे और क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल अभी 20 जूल्स रहेगा। इसी तरीके से जब मैं लास्ट में आ जाऊँगा, ये बॉल क्या है, ग्राउंड को हिट कर जाएगी, ई पे आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइट 0 हो गई, लेकिन सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो मेरी टोटल एनर्जी अभी क्या है, 20 जूल। तो ये हमें क्या बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट कभी भी घटेगी या बढ़ेगी नहीं अपने आप से, जब अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो। ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है। पेंडुलम आपको पता होगा क्या चीज़ होती है, एक फिक्स्ड ऐसे रोड होती है और उस पर हम एक थ्रेड से इस बॉल को लटका देते हैं। हम क्या करते हैं, जब इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसको लेके गया तो इसमें क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही मैंने इसको रिलीज़ किया, ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और यहाँ पे आते आते क्या हो जाती है, कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे जाके बिल्कुल लो पे आ जाते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो स्पीड से आ रहा है। लेकिन वो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो तो आगे भी जाएगा, फिर वो आगे जाता है। अब यहाँ से फिर वो हाइट गेन करना शुरू कर देता है और बी पे पहुँच जाता है। बी पे पहुँच जाता है, फिर दोबारा उसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। लेकिन वो बी पे भी तो नहीं रुकेगा ना, वो बी पे फिर वापस आएगा। पेंडुलम क्या है, ऐसे ऑसिलेट करता रहता है। यहाँ से आपने इसको यहाँ पे स्ट्रेच किया, फिर वो बस ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो कुछ एनर्जी नहीं है, जब वो ऐसे मैंने इसको रखा हुआ, उस पर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे लेके गया तो एक हाइट पे लेके चला गया। उस हाइट पे लेके जाने के लिए मैंने उसमें क्या किया, वर्क डन किया। वो वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ पे ले जाके मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने उसको छोड़ दिया तो उसमें क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि वो मूव कर रहा है।
और उसमें थोड़ी थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी भी है। लेकिन जब तक वो ए पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे अपनी जो उसकी मीन पोजीशन है वहाँ पे पहुंचा, वो हाइट उसकी ज़ीरो हो चुकी थी, लेकिन सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन वो रुकेगा नहीं क्योंकि उसके पास मोमेंटम है, तो आगे भी जाएगा। आगे वो पहुँचे फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे भी उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो रुकेगा अब भी यहाँ पे नहीं क्योंकि उससे वापस भी आना है, तो वापस जाएगा। फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम क्या पता लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें मतलब हमें एनर्जी के बारे में पता लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, लेकिन कभी भी घटती या बढ़ती नहीं। तो ये था हमारा सारा क्या, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। दूसरी चीज़, अगर आपको ये पीडीएफ और लेक्चर के लिंक्स या कोई भी अपडेट चाहिए तो हम सारी चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। वहाँ पे सारी आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, और कोई भी अपडेट देना हो तो वहीं पे मिलते हैं। तो जाके इसको भी आप क्या है एक बार ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे सारी पीडीएफ्स वगैरह देख लें। और अगर आपको कोई डाउट है जो आप एक वीडियो या फिर एक फ़ोटो के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी भी रखी है, तो वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर सेशंस देखेंगे।